पनडुब्बी चालक पृथ्वी पर सबसे अनोखी और मनमोहक जगहों में से एक में भोजन करते हैं। समुद्र की सतह से 1000 फीट नीचे एक छिपी हुई दुनिया है जहां सैकड़ों नाविक एक अरबों डॉलर की परमाणु पनडुब्बी के अंदर स्वादिष्ट भोजन पकाते और खाते हैं। यह दुनिया के सबसे अनोखे छिपे हुए रेस्टोरेंट जैसा है और इसका अनुभव बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेकिन यह किसी आम रेस्टोरेंट जैसा बिल्कुल नहीं है। परमाणु पनडुब्बी के अंदर पानी के अंदर खाना बनाना और खाना खाना वाकई कुछ अनोखी सुविधाओं और खासकर कई चुनौतियों से भरा होता है। दरअसल पनडुब्बी के अंदर की हर चीज पानी के अंदर के जीवन को ऐसे तरीके से जीने के लिए डिजाइन की गई है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। रसोई घर बेहद शानदार है। कल्पना कीजिए कि आपने अब तक का सबसे छोटा रसोई घर देखा है। अब इसे और भी छोटा कर दीजिए और ये है गैली, जैसा कि जहाज पर रसोई घर को कहा जाता है। हर वर्ग इंच का बुद्धिमानी से उपयोग किया जाता है और इसे भारी भरकम उपकरणों, भंडारण स्थानों, तैयारी क्षेत्रों, परोसने के स्थानों और बर्तन धोने की जगह के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। यह सब एक वॉक इन कोठरी से थोड़ी बड़ी जगह में। इस छोटी सी जगह में 6 से 8 रसोइयों की एक टीम काम करती है और हर दिन उन्हें 150 से ज्यादा नाविकों के लिए बड़े बड़े बैचों में 4 बार पूरा खाना बनाना पड़ता है। चौथा भोजन रात की पाली के लिए होता है, इसलिए नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के अलावा उन्हें आधी रात का राशन भी तैयार करना पड़ता है, जिसे मिड राइट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पनडुब्बी पर जीवन कभी धीमा नहीं पड़ता। पनडुब्बी 24 घंटे बिना रुके चलती रहती है, इसलिए चालक दल एक घूर्णन कार्यक्रम का पालन करता है जिसे 8-8 घंटे की पाली में विभाजित किया जाता है। इसका मतलब है कि खाना 24 घंटे परोसा जाता है और गैली में काम लगभग कभी नहीं रुकता। हर दिन ताजा खाना तैयार होता है। यह भले ही एक बहुत ही छोटा कार्यस्थल हो, लेकिन सब कुछ इस तरह व्यवस्थित है कि रसोइयों को एक दूसरे से टकराए बिना काम करने के लिए पर्याप्त जगह मिले। व्यवस्था पूरी तरह से सुव्यवस्थित है। सभी उपकरण और बर्तन छोटे और विशेष रूप से पनडुब्बी के बेहद तंग कमरों में फिट होने के लिए संशोधित किए गए हैं। यहाँ हालात भले ही तंग हों, लेकिन पनडुब्बी चालकों को सतह पर तैनात जहाजों के नाविकों से बेहतर खाना मिलता है। नौसेना हर नाविक के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और ज्यादा भोजन बजट उपलब्ध कराती है और उन्हें दुनिया के कुछ बेहतरीन शेफ भी मिलते हैं जो हर दिन बेहतरीन खाना बनाते हैं। उन्हें पता है कि वे सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। और हाँ, वे सब कुछ खुद से बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाना मनोबल का एक बड़ा हिस्सा है और घर का बना खाना बनाने में लगने वाली मेहनत उत्साह बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। रसोइये यह बात जानते हैं, इसलिए वे ऐसा खाना बनाने में अतिरिक्त मेहनत करते हैं जो टीम को घर की याद दिलाए। मैं पनडुब्बियों पर पाककला विशेषज्ञ हूँ, जिसमें कई चीजें शामिल हैं। मैं मूल रूप से नाव पर मनोबल की कुंजी हूँ। हमारा खाना ही उन्हें खुशी देता है और अगर उनका दिन वाकई बुरा चल रहा हो तो वे आकर कुछ बढ़िया खाना खा सकते हैं। इससे उनका पूरा दिन बदल जाता है। शेफ या पाक विशेषज्ञ, जैसा कि उन्हें आधिकारिक तौर पर कहा जाता है, बहुत मेहनत करते हैं। वे दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन आराम के लिए इन घंटों को आमतौर पर 2 शिफ्टों में बांट दिया जाता है। उनका ज्यादातर समय सामग्री तैयार करने, ब्रेड या मिठाइयां बनाने और हर खाने के बाद सफाई करने में बीतता है। खाना क्रूज मेस नामक एक निर्धारित जगह में परोसा जाता है, जिसे एक समय में पर्याप्त संख्या में लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। सतह पर चलने वाले जहाजों के विपरीत पनडुब्बी चालक छोटे समूहों में खाना खाते हैं। मेस में केवल 15 से 20 नाविक ही बैठ सकते हैं, जबकि बाकी या तो ड्यूटी पर होते हैं या आराम कर रहे होते हैं। छोटे समूहों में भोजन परोसने से रसोइयों को भोजन की मांग पूरी करने और प्रतीक्षा समय कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा खाना हमेशा ताजा और गर्मा-गर्म होता है। इस तरह बिना भीड़ भाड़ के सबको खाने का समय मिल जाता है। सब एक जैसा खाना खाते हैं। अधिकारियों और भर्ती किए गए नाविकों दोनों के लिए एक ही मेनू है। रसोइये खाना तैयार करते हैं और चालक दल के सदस्य खुद बुफे शैली में खाना परोसते हैं। बस फर्क इतना है कि अधिकारियों के खाने का समय थोड़ा अलग हो सकता है और वे अपना खाना एक अलग कमरे में खाते हैं जिसे वार्डरूम कहते हैं। यह जगह केवल अधिकारियों के लिए है और क्रूज मेस की तुलना में यह थोड़ी ज्यादा निजी और औपचारिक है। वार्डरूम एक ऐसी जगह भी है जहां अधिकारी संवेदनशील या गोपनीय मामलों पर चर्चा कर सकते हैं, जिनमें विवेक की आवश्यकता होती है और जो सूचीबद्ध कर्मियों के लिए नहीं है। लेकिन यह अनौपचारिक बैठकों और खाली समय में आराम करने के लिए भी एक जगह है। मेस की एक और खासियत यह है कि यह पनडुब्बी का दिल भी है। यह पूरे चालक दल के लिए एक सामाजिक केंद्र का काम करता है। यहीं पर हंसी मजाक होता है, कहानियां साझा की जाती हैं और जहां नाविक अपने खाली समय में सुकून पाते हैं। पनडुब्बी चलाने वालों के लिए यह वाकई एक खास जगह है। यह सिर्फ खाने पीने के लिए ही नहीं, बल्कि जुड़ाव और आराम के लिए भी है। और इससे भी बेहतर, यहाँ निजता लगभग न के बराबर होती है क्योंकि पनडुब्बी में कोई निजी कमरा नहीं होता। नाविक तंग चारपाइयों में सोते हैं, जिनमें निजता के लिए बस एक छोटा सा पर्दा लगा होता है।
और कभी कभी उपलब्ध चारपाइयों से ज्यादा नाविक होते हैं, इसलिए उन्हें पाली में एक ही बिस्तर साझा करना पड़ता है। वे बारी बारी से एक ही चारपाई का इस्तेमाल करते हैं। एक सोता है जबकि दूसरा ड्यूटी पर होता है। इस प्रथा को हॉट रैकिंग कहते हैं क्योंकि बिस्तर अक्सर आखिरी आदमी से भी गर्म रहता है। और इसमें और भी बहुत कुछ है। एक बार पानी में डूब जाने के बाद पनडुब्बियां अलग थलग होकर काम करती हैं। वहां कोई सीधा इंटरनेट नहीं होता, संचार सीमित होता है और परिवार या दोस्तों से कोई वास्तविक समय पर संपर्क नहीं होता। और मनोबल ऊंचा बनाए रखने के लिए वे काफी हद तक अपने चालक दल के सदस्यों पर निर्भर रहती हैं। यह एक बहुत ही घनिष्ठ समुदाय है जहां हर कोई एक दूसरे को उनके पहले नाम से जानता है और एक दूसरे की पृष्ठभूमि से परिचित होता है। यहाँ भाईचारे की एक मजबूत भावना है, लगभग परिवार जैसी। इससे आपको एहसास होता है कि इस काम को करने के लिए वाकई एक खास तरह के इंसान की जरूरत होती है। और यह भी कि नाविकों को मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। इसीलिए मेस उनके लिए इतना खास होता है और पनडुब्बी का दिल बन जाता है। यह पूरे दल को एक साथ लाता है, भले ही यह सिर्फ एक झटपट खाने के लिए ही क्यों ना हो। और रसोइये ये सुनिश्चित करते हैं कि सबका ध्यान रखा जाए। उन्हें हर तरह की आहार संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, चाहे वह एलर्जी हो, चिकित्सीय प्रतिबंध हो या फिर धार्मिक जरूरतें। अगर किसी को लैक्टोज असहिष्णु है तो उसके लिए डेयरी मुक्त विकल्प भी उपलब्ध होंगे, या अगर कोई अन्य क्रू सदस्य हलाल या कोशेर आहार का पालन करता है तो क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए उनके लिए अलग से खाना तैयार किया जाएगा। रसोइयों को तैनाती से पहले ये विशेष अनुरोध मिल जाते हैं। इस तरह वे पहले से योजना बना सकते हैं और सही सामग्री का स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर मुश्किल हिस्सा आता है। पनडुब्बियों को जितना हो सके उतना बड़ा बनाने के लिए नहीं बनाया जाता, उन्हें जितना हो सके उतना छोटा बनाया जाता है। पनडुब्बी का 1/3 हिस्सा पहले से ही रिएक्टर एंड प्रोपल्शन सिस्टम, फ्लड टैंक, हथियार और अनगिनत केबल और पाइपों से भरा हुआ है। काम और रहने के लिए बहुत कम जगह बची है और भंडारण के लिए तो और भी कम। पनडुब्बी पर सामान पैक करना टेट्रिस के किसी बड़े दांव वाले खेल जैसा है। जगह का एक एक इंच बहुत मायने रखता है। सतह पर चलने वाले जहाजों के विपरीत, जिन्हें समुद्र में आसानी से फिर से आपूर्ति की जा सकती है, एक पनडुब्बी को बंदरगाह से निकलने से पहले ही पूरे मिशन के लिए जरूरी सभी चीजें साथ ले जानी होती हैं। एक पूरी तरह से भरी हुई ओहियो श्रेणी की पनडुब्बी 120 दिनों तक का भोजन ले जा सकती है। कभी कभी मिशन की मांग हो तो इससे भी ज्यादा, यानी 20,000 पाउंड का सामान, मांस और सब्जियों से लेकर डेयरी और अनाज तक और इनके बीच की सभी जरूरी चीजें। तैनाती से पहले हर जगह खाने की व्यवस्था होती है, यानी हर इंच सामान से भरा होता है। पेंट्री, फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर सब भरे होते हैं। और तैनाती से पहले गलियारों या शावरों को भी अस्थायी भंडारण स्थानों में बदल दिया जाता है। चालक दल को पनडुब्बी को संतुलित रखते हुए इतनी सारी रसद सामग्री पैक करने में रचनात्मक होना पड़ता है। भोजन एक सबसे बड़ा कारक है जो यह तय करता है कि एक परमाणु पनडुब्बी कितने समय तक समुद्र में रह सकती है। इसलिए हर आपूर्ति की योजना बेहद सटीकता से बनाई जाती है। ताजा खाना ज्यादा समय तक नहीं टिकता क्योंकि शुरुआती कुछ हफ्तों के बाद ही वह खत्म हो जाता है। उसके बाद वे जमे हुए, डिब्बाबंद या सूखे हुए पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन रसोइये ताजी सामग्री खत्म होने के बाद भी स्वादिष्ट खाना बनाने में माहिर होते हैं। और हर कोने में खाना भरा होने के कारण रसोई में बहुत भीड़ रहती है। लेकिन इतने सारे लोगों के लिए रोजाना इतने सारे भोजन पकाने से बहुत गर्मी, भाप और चिकनाई पैदा होती है। सही सेटअप के बिना गैली बहुत जल्दी सोना में बदल जाएगी। इसीलिए पनडुब्बियों में एक बेहद शक्तिशाली वेंटिलेशन सिस्टम होता है। यह लगातार गर्म हवा को बाहर खींचता है और अंदर ठंडी हवा का संचार करता है। इससे तापमान नियंत्रित रहता है। इसलिए रसोइयों को ऐसा महसूस नहीं होता कि वे किसी ओवन के अंदर काम कर रहे हैं। यह प्रणाली उच्च शक्ति वाले एग्जॉस्ट पंखों और ग्रीस ट्रैप का उपयोग करके ग्रीस एंड धुएं को भी फिल्टर करती है ताकि हवा साफ रहे और ग्रीस का जमाव पनडुब्बी में फैलने से रोका जा सके। गैली का वेंटिलेशन पनडुब्बी के जीवन रक्षक प्रणालियों से भी जुड़ा है, जो चालक दल के लिए हवा को साफ और ताजा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। लेकिन रसोइयों के सामने एक और मुश्किल चुनौती होती है। खाना बनाते समय उन्हें पनडुब्बी की गति का भी अंदाजा लगाना पड़ता है। हालांकि पनडुब्बियों को स्थिर रहने के लिए डिजाइन किया गया है, फिर भी उनमें कुछ न कुछ गति तो होती ही है, खासकर गहराई या दिशा बदलते समय। वे जो खाना तैयार कर रहे हैं वह आसानी से काउंटर से नीचे सरक सकता है। इसीलिए हर शेल्फ, उपकरण और बर्तन अपनी जगह पर लॉक रहते हैं ताकि किसी भी तरह की गतिविधि के दौरान कुछ भी हिले नहीं। गैली में ओवन ऑन स्टोव टॉप, लॉकिंग ढक्कन वाले डीप फ्रायर, माइक्रोवेव और बेशक ढेर सारी कॉफी मशीनें हैं। यहाँ एक कॉम्पैक्ट औद्योगिक क्षमता वाला डिशवॉशर भी है जो इतनी शक्तिशाली है कि बड़ी मात्रा में बर्तन जल्दी से साफ कर सकता है। मेरा नाम कमांडर क्रेग लिड्डी है। मैं पीसीयू साउथ डकोटा का कमांडिंग ऑफिसर हूँ।
एंड ये नौसेना में मेरा 36वां साल है और हम इस समय पीसीयू साउथ डकोटा पर काम कर रहे हैं। पनडुब्बी बल में हमारे पाक विशेषज्ञ अद्भुत नाविक हैं। मुझे लगता है कि लोग जहाज पर उनके महत्व को कम आंकते हैं क्योंकि वे वास्तव में चालक दल के मनोबल और कल्याण से सीधे जुड़े होते हैं। हमें न केवल चालक दल के लिए स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना है, बल्कि ऐसा भोजन भी उपलब्ध कराना है जिसे हर कोई पसंद करे, ताकि हम बहुत लंबे समय तक काम पर रह सकें और हमें जो सेवा मिलती है और वे लोग हमेशा खुश और मुस्कुराते रहते हैं और बुरे दिन में भी मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं और उसके बाद आपको गर्मागर्म स्वादिष्ट भोजन परोसते हैं। बहुत कम आंका गया। मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में से एक है और यहाँ के शेफ सिर्फ खाना बनाने के लिए ही प्रशिक्षित नहीं होते, उन्हें आपात स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है। आग किसी भी पनडुब्बी चालक दल के लिए सबसे बुरी आपात स्थितियों में से एक है, इसीलिए सभी पनडुब्बियां, चाहे परमाणु हो या डीजल इलेक्ट्रिक, पूरी तरह से बिजली के उपकरणों पर निर्भर करती है। सब कुछ बिजली से चलता है। पनडुब्बी जैसी बंद जगह में खुली लपटों या गैस से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल विनाशकारी हो सकता है, लेकिन आग उन कई खतरों में से एक है जिनसे निपटने के लिए पनडुब्बी चालक दल को प्रशिक्षित किया जाता है और यहीं से मामला गंभीर हो जाता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, चाहे वह आग हो, बाढ़ हो या रिएक्टर में कोई समस्या हो, तो क्रू को उसे ठीक करना ही पड़ता है और सबसे जरूरी बात, उन्हें यह काम खुद ही करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपात स्थिति में भी मदद के लिए आगे आना ही आखिरी उपाय होता है। इससे उनकी स्थिति उजागर होने का खतरा है और पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। वे गुप्त रूप से काम करते हैं और महीनों तक गहरे पानी में रहते हैं। वे मदद से कोसों दूर हैं और उनके पास तुरंत कोई सहायता भी नहीं है। एक बार गोता लगाने के बाद वे लगभग अकेले ही होते हैं। गहरे समुद्र में अकेले, न ताजी हवा, न दिन का उजाला, न ही कोई तेज रसद, सिर्फ 150 नाविक एक स्टील की नली में बंद, जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से निपटने के लिए तैयार हैं। यही एक वजह है कि परमाणु पनडुब्बी पर इतने सारे नाविक होते हैं। हर जरूरी काम के लिए उनके पास अतिरिक्त कर्मचारी होने चाहिए। अगर उनमें से कोई बीमार या घायल हो जाए तो दूसरा उसकी जगह ले सकता है। और साथ ही चालक दल का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वे थके नहीं, ताकि किसी पर इतना ज्यादा काम न हो कि वह खतरनाक गलतियां कर बैठे। निश्चित रूप से पनडुब्बी पर हर किसी के पास एक से ज्यादा काम होते हैं। यही तो मुझे यहाँ की दोस्ती पसंद है, क्योंकि असल में हर किसी का काम एक दूसरे का काम सीखना है। हर कोई एक दूसरे का ख्याल रख पाता है। यही तो मछली पालने का असली मतलब है। लेकिन ये पनडुब्बियां सिर्फ एक बड़े चालक दल और उनके भोजन से कहीं ज्यादा सामान ले जा सकती हैं। परमाणु पनडुब्बियां विशाल होती हैं, खासकर अपने डीजल इलेक्ट्रिक समकक्षों की तुलना में इनमें कहीं ज्यादा जगह होती है और ये अब तक बनी सबसे बड़ी डीजल पनडुब्बी की लंबाई से लगभग दोगुनी है। चीनी किंग क्लास पनडुब्बी की लंबाई 90.6 मीटर है। तुलना के लिए ओहियो और बोरी जैसी परमाणु पनडुब्बियां 170 मीटर लंबी होती हैं, जबकि टाइफून क्लास पनडुब्बियां 165 मीटर तक पहुंचती हैं। इनका विशाल आकार सिर्फ चालक दल और भंडारण के लिए ही नहीं है। ओहायो क्लास पनडुब्बी का एक बड़ा हिस्सा उसके हथियारों के इर्द गिर्द बना है। इसमें 24 ऊर्ध्वाधर मिसाइल ट्यूब हैं, जिनमें से प्रत्येक परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है। इन पनडुब्बियों को एक अदृश्य प्रक्षेपण मंच के रूप में डिजाइन किया गया है, जो उन्हें पृथ्वी पर सबसे घातक हथियारों में से एक बनाता है। इसका मतलब है कि पनडुब्बी जितनी बड़ी और शक्तिशाली होगी, उसे चलाने के लिए उतने ही ज्यादा लोगों की जरूरत होगी और इतनी सारी मारक क्षमता के साथ साथ परमाणु रिएक्टर भी। बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बात है एक उच्च प्रशिक्षित चालक दल की जो सब कुछ सुचारू रूप से चला सके। इसमें रिएक्टर और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के विशेषज्ञ शामिल हैं। कुछ नाम तो परमाणु इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, रिएक्टर ऑपरेटर एंड मिसाइल टेक्नीशियन जैसे हैं। हर भूमिका महत्वपूर्ण है। इस पानी के नीचे बसे शहर को जिंदा रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। इसकी तुलना में डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां छोटी और सरल होने के कारण उन्हें चलाने के लिए बहुत कम विशेषज्ञों की जरूरत होती है। उन्हें महीनों तक छिपे रहने, परमाणु रिएक्टर चलाने या युद्ध का रुख मोड़ने लायक पर्याप्त मारक क्षमता रखने की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि एक ओहायो श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी में कम से कम 150 कुशल नाविकों की जरूरत होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध मशीन नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर पानी के नीचे का शहर है। एक डीजल पनडुब्बी इसके बहुत कम हिस्से से काम चला लेती है और इन सब के मूल में परमाणु ऊर्जा है। यही वह चीज है जो इन विशाल चालक दल, उन्नत रसोई और लंबे अभियानों को संभव बनाती है। इसके बिना इनमें से कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता। परमाणु पनडुब्बी में बिजली की कभी कोई समस्या नहीं होती। रिएक्टर इतना शक्तिशाली होता है कि पनडुब्बी को दशकों तक बिना ईंधन भरे या हवा के लिए सतह पर आए उतनी बिजली और प्रणोदन शक्ति उत्पन्न कर सकता है। वे पानी में डूबे रहते हुए भी अपनी जरूरत के अनुसार पानी और हवा बना सकते हैं। रिएक्टर जहाज के हर हिस्से को बिजली की आपूर्ति करता है।
रसोइयों को परमाणु पनडुब्बी में बिजली की खपत के राशनिंग की चिंता नहीं करनी पड़ती। वे ओवन चालू रख सकते हैं, फ्रीजर ठंडे रख सकते हैं और कॉफी बिना रुके बना सकते हैं। और यह सब कुछ ही दूरी पर स्थित अद्भुत परमाणु रिएक्टर की बदौलत होता है, जो असीमित बिजली प्रदान करता है। यही वजह है कि ये पनडुब्बियां सब कुछ चला सकती हैं। रडार और सोनार, जलवायु नियंत्रण, गैली उपकरण, ईंधन की खपत की चिंता किए बिना। लेकिन हर पनडुब्बी में यह सुविधा नहीं होती। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में बिजली एक ऐसा संसाधन है जिसका प्रबंधन रसोई में भी करना पड़ता है। डीजल सबमरीन लगातार अपनी बैटरी लाइफ के साथ प्रतिस्पर्धा करती रहती है। डीजल सबमरीन एक हाइब्रिड वाहन की तरह काम करती है। यह एक इंजन पर निर्भर करता है जिसे चलने के लिए ईंधन और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह केवल एक जनरेटर का काम करता है जो बैटरी बैंकों को चार्ज करता है, जो बदले में इलेक्ट्रिक मोटरों को शक्ति प्रदान करते हैं, जो पनडुब्बी को गतिमान रखने के लिए प्रोपेलर को चलाते हैं। लेकिन ये बैटरियां हमेशा नहीं चलेंगी। अंततः उनका इंजन खत्म हो जाएगा, जिससे पनडुब्बी को पानी की सतह पर आना पड़ेगा या हवा के लिए स्नॉर्कल करना पड़ेगा। वे डीजल इंजन को फिर से चालू कर सकते हैं और उन्हें इसे हर कुछ दिनों में दोहराना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के कारण पनडुब्बी का पता लगाना आसान हो जाता है। दुश्मन का रडार इसे देख सकता है, सोनार इसे सुन सकता है और इसका तेज डीजल इंजन खुद एक बीकन की तरह है जो सुनने वाले को अपनी लोकेशन बता देता है। इसलिए डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां ज्यादा देर तक पानी के अंदर छिपी नहीं रह सकती। बिना स्नॉर्कलिंग के डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी के सबसे लंबे पूरी तरह से पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड सिर्फ 18 दिनों का है और इसकी स्थापना 2013 में जर्मन नौसेना की एक टाइप 212 पनडुब्बी द्वारा अमेरिकी जलक्षेत्र में एक नौसैनिक अभ्यास के लिए जाते समय की गई थी। लेकिन बात यह है कि परमाणु प्रणोदन होने का मतलब है कि परमाणु पनडुब्बी को हवा में आने के लिए सतह पर आने की जरूरत नहीं है। यह लगभग दशकों तक पानी के भीतर चल सकती है और इसमें दुनिया में कहीं भी यात्रा करने की पर्याप्त शक्ति है। अमेरिकी नौसेना की ओहायो श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी की गति लगभग 87 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक बार रसद लेकर यह न्यूयॉर्क से लिवरपूल तक 7 बार चक्कर लगा सकती है या बिना पानी के सतह पर आए दुनिया का 2 बार चक्कर लगा सकती है। इस गति से चलते हुए एक पारंपरिक या डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी पानी के भीतर केवल कुछ दसियों किलोमीटर तक ही चल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैटरी लाइफ के मामले में स्पीड ही सब कुछ है। छिपे रहने के लिए उन्हें पानी में डूबे रहना जरूरी है और पानी में डूबे रहने के लिए उन्हें अपनी बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए अपनी गति धीमी करनी होगी। गति बढ़ाने से उनकी बैटरियां तेजी से खत्म होती हैं, जिससे उनकी रेंज भी उतनी ही तेजी से कम होती है और इसीलिए पूरी तरह पानी में डूबने पर वे आमतौर पर केवल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम गति से चलते हैं। बैटरी लाइफ के मामले में गति कितनी मायने रखती है, यह साबित करने के लिए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी की कॉलिंस क्लास पनडुब्बियों का उदाहरण लेते हैं, जिनकी पूरी तरह पानी में डूबने पर अधिकतम गति 29 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति से चलने पर उनकी बैटरियां केवल 60 किलोमीटर की दौड़ तक ही चल पाती हैं, जबकि 7.4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर उनकी परिचालन सीमा नाटकीय रूप से बढ़कर 890 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। डीजल पनडुब्बियां लंबे अभियानों के लिए नहीं बनाई जाती। इनमें भोजन और ईंधन के लिए कम जगह होती है और गति और सीमा की भी सख्त सीमाएं होती हैं। इसीलिए इन्हें मुख्य रूप से तटीय रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, जहां ये तट के पास ही रहती हैं, जहां से पुनः आपूर्ति और सहायता कभी भी बहुत दूर नहीं होती। ये पनडुब्बियां घात लगाने की रणनीति के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक समुद्र में नहीं रह सकती। लेकिन असीमित शक्ति के बावजूद एक परमाणु पनडुब्बी की एक वास्तविक सीमा होती है: भोजन और चालक दल की सहन शक्ति। रिएक्टर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली अपार ऊर्जा के बावजूद कोई भी चालक दल बिना आपूर्ति के काम नहीं कर सकता। इसीलिए उनके मिशन 90 से 120 दिनों तक चलते हैं। जब भोजन समाप्त हो जाता है तो बंदरगाह पर वापस लौटने का समय हो जाता है, लेकिन महीनों तक समुद्र में रहने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। सचमुच परमाणु पनडुब्बियों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। एक पनडुब्बी की कीमत में आप 4 शायद 5 पारंपरिक पनडुब्बी भी खरीद सकते हैं और यही वजह है कि दुनिया की कुछ ही नौसेनाएं इन्हें खरीद पाती हैं। लेकिन एक पनडुब्बी खरीदना तो बस शुरुआत है। आप किसी भी बंदरगाह पर परमाणु पनडुब्बी को यूं ही मरम्मत के लिए नहीं खड़ा कर सकते। इन सब को चालू रखने के लिए उच्च प्रशिक्षित कर्मचारियों और विशेष रूप से निर्मित सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हें रिएक्टर रखरखाव, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स, विशेष मरम्मत और बहुत कुछ की आवश्यकता होती है। परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण ही महंगा नहीं है, उन्हें चलाना भी महंगा है। परमाणु पनडुब्बियों में भी कमजोरियां होती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का एक आश्चर्यजनक लाभ यह है कि वे परमाणु पनडुब्बियों की तुलना में सतह पर ज्यादा स्थिर होती हैं। चूंकि डीजल पनडुब्बियां अपनी बैटरियों को रिचार्ज करने के लिए ज्यादा बार सतह पर आती हैं, इसलिए वे लहरों को थोड़ा बेहतर ढंग से संभालने के लिए बनाई जाती हैं। इनका डेक समतल होता है और इनका आकार इन्हें लहरों पर स्थिर रहने में मदद करता है। दूसरी ओर परमाणु पनडुब्बियां बिल्कुल अलग तरह से बनाई जाती हैं।
लहरों पर स्थिर रहना कोई बड़ी डिजाइन प्राथमिकता नहीं थी, क्योंकि ये लगभग हर समय पानी में डूबी रहती हैं। इनमें हाइड्रोडायनामिक गोल पतवार होती है जो पानी के नीचे आसानी से फिसलती है, लेकिन लहरों पर सवारी करने के लिए यह बहुत ही खराब है। लेकिन सतह पर यह एक समस्या है। परमाणु पनडुब्बियां इतनी जोर से हिलती हैं कि नाविकों को समुद्री बीमारी हो जाती है। पनडुब्बियां सतह के लिए डिजाइन नहीं की गई है। पानी के नीचे ही वे सबसे ज्यादा स्थिर होती हैं, जहां पानी का दबाव पतवार के चारों ओर समान रूप से बना रहता है। परमाणु पनडुब्बियां भारी होती हैं और लहरों के नीचे ज्यादा सहजता से चलती हैं, जबकि छोटी डीजल पनडुब्बियां धाराओं को ज्यादा महसूस करती हैं। इसीलिए बंदरगाह से निकलते ही और पानी काफी गहरा हो जाने पर पनडुब्बियां जितनी जल्दी हो सके गोता लगा लेती हैं। सतह की तुलना में लहरों के नीचे ज्यादा शांति होती है, और यही वह जगह है जहां पनडुब्बी का होना जरूरी है। परमाणु और डीजल इलेक्ट्रिक दोनों पनडुब्बियां अपने मूल में एक ही काम करती हैं, यानी लहरों के नीचे काम करती हैं। लेकिन जहाज पर जिंदगी इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकती। परमाणु पनडुब्बी के अंदर जिंदगी एक ऐसी जिंदगी है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सब धीरज, अनुशासन और टीम वर्क के बारे में है, जहां भोजन से बढ़कर कोई भी चीज नीरसता को नहीं तोड़ सकती, जो सिर्फ ईंधन से कहीं बढ़कर है। यह घर का एक छोटा सा स्वाद है, और कभी कभी यही एकमात्र चीज होती है जो उन्हें याद दिलाती है कि वे वहां कितने समय से हैं। इस मशीन को अपना घर कहने के लिए वाकई एक खास तरह के इंसान की जरूरत होती है। आखिरकार यही उनकी मानसिक दृढ़ता है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करती है। यह वास्तव में इतना बुरा नहीं है। सब लाइफ वास्तव में इतनी बुरी नहीं है। मुझे पता है कि बहुत से लोग ये कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसा होगा या ये कितना मुश्किल होगा, लेकिन यह वाकई मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन कामों में से एक है। आपके सामने परीक्षाएं आएंगी, आपके कठिन दिन होंगे, लेकिन यह सब अपने तरीके से काम करने के बारे में है, और यही आपको अंततः मजबूत बनाता है। मेरे परिवार के पास इस बारे में बहुत सारे सवाल थे। जैसे मेरी माँ अक्सर पूछा करती थी, क्या वहां खिड़कियां हैं? क्या तुम मछलियों को देख पाओगे? मैं तो यही सोचती थी, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन नहीं, मेरा परिवार मेरे फैसले का पूरा समर्थन करता है। हाँ, मुझे पनडुब्बियों पर रहना ज्यादा पसंद है। कुछ लोग क्रूज पर अपने कप्तान से कभी मिल नहीं पाते या उनसे कभी बात नहीं कर पाते। मेरे मामले में मैं बस एक दरवाजा खोलकर उनसे पूरी बातचीत कर सकता हूँ। फिल्मों और पनडुब्बियों में विरोधाभास। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो मैं कहूंगा, फिल्मों और हमारे यहाँ असल में जो होता है, उसके बीच सबसे बड़ी असंगति यह है कि हॉलीवुड इसे एक व्यक्ति के प्रयास के रूप में दर्शाता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की पनडुब्बी सेना इस तरह से काम नहीं करती, और यहाँ पीसीयू साउथ डकोटा में तो बिल्कुल नहीं। यह हर दिन एक टीम प्रयास है। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, साथ में प्रशिक्षण लेते हैं, साथ में खाते हैं, एक दूसरे से 5 फीट की दूरी पर सोते हैं। इसलिए हम जहाज को सफल बनाने के लिए वास्तव में इसी टीम वर्क और सौहार्द पर निर्भर करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी पसंदीदा समुद्री कहानी एक दिलचस्प कहानी है जो मुझे ICX 2014 में आर्कटिक ऑपरेशन के दौरान मिली थी। उस समय मैं USS न्यू मैक्सिको में एक्सो के रूप में कार्यरत था, जिसका अर्थ है कि मेरा नींद चक्र बाकी क्रू से अलग था। तो लगभग 2 बजे मैं उन गिने चुने लोगों में से एक था जो सचमुच जाग रहे थे, और मुझे अकेले आर्कटिक की बर्फ की चोटी पर जाने का मौका मिला, जो एक अविश्वसनीय अनुभव था। और आज भी एक ऐसी कहानी है जो मैं अपने परिवार को हमेशा सुनाता हूँ, क्योंकि वहां की शांति और सुंदरता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और भले ही रात के 2 बजे हों, फिर भी दिन का उजाला था, तो ये वाकई एक अद्भुत अनुभव था।